हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। अब हम लोग अपने रिफ्रैक्शन में और आगे डिस्कशन को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, अपना पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इफेक्ट है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट क्या है, पेंसिल इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंड। जब हम लोग किसी पेंसिल को एक प्लेन ग्लास में पानी भर लो, एक पेंसिल को लेकर डुबो। ठीक है, जब डुबाओगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि पेंसिल का पार्ट अपना मतलब पेंसिल ऐसा जा रहा है और दिख ऐसा रहा है। कैसा दिखता है, ये रहा इमेज, ये रहा इसका इमेज। इमेज भी इसलिए लगा दिए, सामने से दिख रहा है कि ये है पेंसिल मेरा, और ये देखो पानी में जो मर्ज पेंसिल है वो किस तरीके से दिख रहा है, लग रहा है जैसे दो अलग अलग पेंसिल है। ठीक है, तो बेंड हो गया, ये लग रहा है कि बेंड हो गया पेंसिल मेरा। तो पहला फेनोमेना, पहला इफेक्ट तो रिफ्रैक्शन का यही हो गया। सारे एग्जाम्पल के साथ, सारे इफेक्ट्स के साथ उसका फोटोग्राफ्स हम आपको दिखाने वाले हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी बन जाए, ताकि जब भी एग्जाम में इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना आएगा तो ये सारा इमेज क्लिक करे और आप लिख सके। तो पहला क्या हो गया कि व्हेन अ पेंसिल इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंड, पहला इफेक्ट तो रिफ्रैक्शन का ये हो गया। पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट को हम इमर्ज करते हैं पानी में, जब डुबा के रखते हैं तो ऑब्जेक्ट लगता है जैसे ऊपर की ओर है, दिखता है ऐसा। तो आप अपने बकेट लो, बकेट में एक कॉइन को डाल दो। बकेट में जब कॉइन को डालोगे तो लगे जैसे कॉइन जो है ऊपर की तरफ है, जब वहाँ हाथ डालोगे तो वहाँ कॉइन रहेगा ही नहीं, एक्चुअली में कॉइन नीचे की ओर रहता है। तो रिफ्रैक्शन का ये भी इफेक्ट है। ये इस इफेक्ट को जानने के लिए ये पिक्चर है अपने पास, ये फोटो है, ये इस फोटो को देखो। रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है कि ये जो मछली है, ये लड़का जो बाहर से देख रहा है मछली को, इसको इस पोजीशन पे फिश दिखाई दे रही है, जबकि मछली का एक्चुअल पोजीशन क्या है, नीचे की तरफ है। तो मछली ऊपर की तरफ इसको दिखाई दे रही है, रेस्ड दिखाई दे रही है। ठीक है, ये भी मेरे किसके कारण है, ये भी मेरे रिफ्रैक्शन के प्रोसेस के रिफ्रैक्शन फिनोमेना के कारण ही ऐसा होता है, जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में ध्यान भी देते हैं, देखते भी हैं, लेकिन कभी सोचे नहीं इसके बारे में। थर्ड पॉइंट है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स गेट मैग्नीफाइड इन इमर्ज्ड वाटर। जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबा के रखते हैं तो देखते हैं कि उसका साइज बड़ा दिखने लगता है, साइज बड़ा दिखने। अभी यही देखो, ये पेंसिल ही देख लो, एक मिनट के लिए अगर ये हम मिटा दें तो इस पेंसिल को ही देख लो, ये पेंसिल बाहर की तरफ कितना पतला है और अंदर में देखो इसका थिकनेस बड़ा दिख रहा है कि नहीं, ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लेकिन इस थर्ड पॉइंट को भी समझने के लिए, ये रहा मेरा डायग्राम, इस थर्ड पॉइंट को भी समझने के लिए, ये रहा मेरा थर्ड पॉइंट को समझने के लिए, तो इसके साथ लिख देते हैं। ये मेरा सेकेंड पॉइंट को समझने के लिए जस्टिफिकेशन का डायग्राम है, ये थर्ड पॉइंट के जस्टिफिकेशन का डायग्राम है। कटा हुआ नींबू है, लेमन है कटा हुआ, उसको देखो एक ग्लास ऑफ वाटर में डाल दिए तो इस नींबू का साइज, इस लेमन पीस का साइज कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है, कितना मैग्नीफाई हो गया है। तो ये भी मेरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही एक इफेक्ट है। ये फर्स्ट, थर्ड वाला पॉइंट हो गया। चौथा क्या हो गया कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं ना स्काई में, वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। ये रहा उसका जस्टिफिकेशन, ये रहा उसका जस्टिफिकेशन, ये फोर्थ पॉइंट, ये रहा उसका जस्टिफिकेशन। ठीक है, क्लियर है। और मेरा फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट तो करा ही दें, लेमन स्लाइस लुक्स मोर बिगर देन एक्चुअल, ये वाला फिफ्थ पॉइंट है। ये थर्ड पॉइंट को भी जस्टिफाई करता है, ये फिफ्थ पॉइंट को भी जस्टिफाई करता है। एग्जाम्पल हो गया कि लेमन का जो स्लाइस है वो पानी में इमर्स जब रहता है तो बड़ा दिखता है। तो ये सारा फेनोमेना जो है, ये देखो स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल का जो डेप्थ होता है ना, एक्चुअल डेप्थ, दूर बाहर से देखोगे तो लगेगा कि कम गहराई है, लेकिन जब तुम उस स्विमिंग पूल में उतरोगे तो गहराई जो एक्चुअल डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा तुमको समझ में आएगा। तो इसलिए कभी भी स्विमिंग पूल में सोच समझ कर भाई उतरना, क्योंकि ऊपर से देखोगे तो लगेगा कि बस इतना सही तो गहरा है कि उतर जाएंगे भाई, यहाँ तक पानी आएगा अपना यहाँ तक, लेकिन जब एक्चुअली में उतरोगे स्विमिंग पूल में तो बहुत ज़्यादा गहराई होता है। तो ये सारा प्रोसेस, ये सारा फिनोमेना जो अपने आसपास में हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। ये बात समझ में आ गई क्या, आ गई समझ में? ये पॉइंट, ये पांचों इफेक्ट समझ में आ गया रिफ्रैक्शन का। ऐसा उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये पांचों इफेक्ट। अब अगर ये पांचों इफेक्ट समझ में आ गया तो आते हैं, अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो पढ़ चुके थे, क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे और नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, पहला लॉ। दूसरा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा बस अंतर है। क्या अंतर है, देखो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी दो टाइप में बांटा हुआ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस जगह भी दो लॉ में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है, स्टेट्स दैट
देखना क्या स्टेट करता है, कलर चेंज करके लिख दे रहे हैं तो समझ में आएगा। पहला लॉ क्या स्टेट करता है, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। पहला ही वाला है क्या, लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। तो ये क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला जो लॉ था, क्या वैसा ही बिल्कुल है? हाँ बिल्कुल वैसा ही है। तो ये इसमें तो कोई भी चेंज नहीं है मेरा, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं है मेरा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ जो था वही सेम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ भी है, ठीक है। आगे समझ में। सेकेंड लॉ ऑफ क्या है, देखो सेकेंड लॉ क्या है देखना। सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट क्या स्टेट करता है सेकेंड लॉ? ये स्टेट करता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू नहीं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is equal to a constant, एक कांस्टेंट के बराबर होता है। मतलब क्या सर, मतलब यही है सर, मतलब यही है कि साइन ऑफ आई डिवाइड बाई साइन ऑफ आर ये एक कांस्टेंट के बराबर होता है, ये होता है स्नेल्स लॉ का सेकंड जो पॉइंट है का मतलब, ठीक है। अब जरा देखना, here this constant is termed as refractive index, इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इट इज डिनोटेड बाय म्यू। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है, इट हैज नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो यहाँ तक क्लियर है। ये था मेरा हम लोग का लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके ऊपर और भी हम लोग डिस्कशन आगे करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस पूरे टॉपिक को बिल्कुल धजिया उड़ा देंगे, बिल्कुल एकदम सब कुछ बढ़िया से करके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।